नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। एक नए अंक के साथ मैं राकेश अंधानिया एक बार फिर से हाजिर हूं। आज विस्तार से समझेंगे चंद्रयान 3 के चंद्रमा तक पहुंचने के चुनौतीपूर्ण सफर के बारे में और जानेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की पहचान करने वाली एक नई तकनीक के बारे में। विज्ञान जगत की खबरें और भी होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। इसरो ने श्रीहरिकोटा से किया चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण। जानिए कैसा होगा चंद्रमा तक पहुंचने का यह सफर। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस की पहचान करना होगा आसान। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने विकसित किया एआई आधारित मॉडल। देश और दुनिया में विज्ञान जगत की महत्वपूर्ण जानकारियां जानिए साइंस एक्सप्रेस में। और हिस्ट्री ऑफ साइंस में जानिए इतिहास में दर्ज महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों को। और अब खबरें विस्तार से। 14 जुलाई को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से किया गया। करीब 40 दिनों का सफर पूरा करने के बाद चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा और रोवर चंद्रमा की सतह की जानकारी इकट्ठा करेगा। आइए समझते हैं कि चंद्रयान 3 का चंद्रमा तक पहुंचने का यह चुनौतीपूर्ण सफर कैसा होगा। चंद्रयान 3 मिशन के साथ भारत 4 साल बाद एक बार फिर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट एंड सेफ लैंडिंग के लिए तैयार है। इस मिशन का सफर 14 जुलाई को सफल प्रक्षेपण के साथ शुरू हो चुका है, जो अगले 40 से 42 दिनों तक जारी रहेगा। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, रोवर को चंद्रमा की सतह पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना शामिल है। पृथ्वी से चंद्रमा तक के इस सफर में कौन कौन से चरण शामिल हैं, आइए समझते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के 3 प्रमुख कंपोनेंट्स हैं: प्रपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। प्रपल्शन मॉड्यूल रोवर और लैंडर को चंद्रमा तक ले जाएगा। प्रपल्शन मॉड्यूल के चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने के बाद लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के लिए मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। लैंडर मॉड्यूल में ही रोवर स्थित होता है। सतह पर उतरने के बाद लैंडर अपने स्थान पर स्थिर हो जाएगा, जबकि रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमेगा। उचित सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर को उन्नत तकनीकों से लैस किया गया है। इसमें ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर, वेग मापने के लिए वेलोसीमीटर और बचाव के लिए कैमरे लगाए गए हैं। लैंडिंग से पहले चंद्रमा की सतह का आकलन करने के लिए लैंडर में एक नया लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर भी स्थापित किया गया है। चंद्रयान 3 की राह चंद्रयान 2 की तरह ही होगी। इसमें 3 चरण शामिल होंगे: अर्थ ऑर्बिट मनूवर्स, ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन और ल्यूनर ऑर्बिट मनूवर्स। सबसे पहले चंद्रयान 3 पृथ्वी की चारों ओर 5 बार परिक्रमा करेगा, जिससे हर बार इसकी पृथ्वी से दूरी बढ़ती जाएगी। 5वीं परिक्रमा के साथ ये चंद्रमा की तरफ धकेल दिया जाएगा। इस चरण को ही ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन फेज कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने की तरह ही मॉड्यूल चंद्रमा की भी 4 बार परिक्रमा करेगा और चंद्रमा के करीब आता जाएगा। जब ये चंद्रमा की 100 किलोमीटर गोलाकार कक्षा में पहुंच जाएगा तो लैंडर प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और अपनी कक्षा बदलते हुए चंद्रमा के 30 किलोमीटर करीब आ जाएगा। इसके बाद लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू करेगा। पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने का सफर अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन ये चुनौती यहीं खत्म नहीं होती। सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया काफी जटिल होती है, जिसमें लैंडर को अपने इंजन को सही समय और एल्टीट्यूड पर उपयुक्त ईंधन का इस्तेमाल करते हुए शुरू करना होता है और साथ ही चंद्रमा की उपयुक्त सतह की स्कैनिंग कर लैंडिंग करनी होती है। ये पूरी प्रक्रिया ऑटोनॉमस होती है, इसलिए पृथ्वी से इसे कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता। प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर अपने थ्रस्टर्स का उपयोग करना शुरू करता है। थ्रस्टर लैंडर को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए कार्य करते हैं। सुरक्षित लैंडिंग के लिए लैंडर 90 डिग्री पर खुद को रीओरिएंट करता है। लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर लैंडर सतह की बाधाओं को स्कैन करेगा और कोई बाधा ना मिलने पर यह धीरे धीरे उतरना शुरू कर देगा
और टचडाउन तक अपने थ्रस्टर्स को फायर करता रहेगा। इसरो ने चंद्रमा के तापमान और सतह के अनुसार लैंडर का परीक्षण किया है और साथ ही पिछली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इसके लैंडिंग वेलोसिटी को 2 मीटर प्रति सेकंड से 3 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दिया गया है, जिसके साथ ये 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने को तैयार है। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घुटने से जुड़ी बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस की पहचान करने के लिए एआई आधारित एक मॉडल विकसित किया है। ये मॉडल एक्सरे छवियों द्वारा बीमारी की आरंभिक अवस्था में पहचान करने में सक्षम है। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। घुटनों से जुड़ा ऑस्टियोआर्थराइटिस दुनिया भर में आमतौर पर पाया जाने वाला मस्कुलोस्केलेटल विकार है। बात करें भारत की तो यहाँ 28% लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट यानी कि जोड़ों को पूरी तरह से प्रतिस्थापित करने के अलावा इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसलिए सही समय पर ऑस्टियोआर्थराइटिस की पहचान करना बेहद जरूरी है। इसी कड़ी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने डीप लर्निंग आधारित एक मॉडल विकसित किया है जो एक्सरे छवियों द्वारा घुटने के पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस की गंभीरता का आकलन करने में सक्षम है। एआई आधारित इस मॉडल को ऑस्टियो हाई रेजोल्यूशन नेटवर्क यानी ऑस्टियो HR-NET नाम दिया गया है। If you know that if anyone from your family is suffering from any knee osteoarthritis, then you know that how much difficult the pain and the disease biology is something like that. You have two joints like the upper bone and the lower bone, and you have the cartilage in between, and that gap is very important. So when we lose the gap, then the two bones comes to each other, and that's the problem is created. So we are targeting to find out that gap using a deep learning framework, specifically called the Osteo HR-NET, which will detect spatial features along with the other features, and it is computationally efficient. ये मॉडल प्रसिद्ध डीप मॉडल की तरह प्लग एंड प्ले की तर्ज पर कार्य नहीं करता, बल्कि एआई आधारित ये मॉडल एक सक्षम डीप कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यानी CNN का उपयोग करता है, जो एल्गोरिदम द्वारा छवि की पहचान करता है। दूसरे मॉडल्स की तुलना में ये मॉडल ऑस्टियोआर्थराइटिस की गंभीरता को प्रारंभिक चरण में ही सटीकता से पता लगाने में मदद करता है। ये मॉडल ऑस्टियोआर्थराइटिस की गंभीरता को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित केलग्रेन और लॉरेंस ग्रेडिंग स्केल के अनुसार मापता है, जो ग्रेड 0 यानी कम गंभीर से 4 यानी उच्च गंभीर तक होता है। Pictures of the grade 0, grade 1, grade 2, and grade 3, grade 4, and you can see the gap between the two bones. Okay, so consider this grade 4 one. So there is a sufficient gap, and there is not so much. Almost these two are very close to each other. Now there are these are X-ray images, and there are various methods like HR-NET, ordinal loss, and the cross entropy, and all those things, and they are also detecting. But what we are proposing, we are just concentrating on the area which is much more important. So there is enough gap, but here is there is almost no gap. So our method with the Osteo HR-NET with ordinal loss, it is able to pinpoint the area which is medically most important area to decide that the severity level of the osteoarthritis. And I think that this will be beneficial extremely in terms of the medical technology. फिलहाल शोधकर्ताओं का दल इस मॉडल पर इस तरह से कार्य कर रहा है ताकि इन्हें संसाधन बाधित उपकरणों में लगाया जा सके और प्रारंभिक अवस्था में ही सटीकता और आसानी से घुटनों से जुड़ी इस बीमारी का पता लगाया जा सके। ये मॉडल खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है, जहां कुशल कर्मियों की कमी होती है। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास देश का पहला ऐसा संस्थान बन गया है जो ज़ांज़ीबार तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस स्थापित करने जा रहा है। कैंपस की स्थापना के लिए हाल ही में भारत और तंजानिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ज़ांज़ीबार कैंपस IIT मद्रास को ज़ांज़ीबार द्वीप पर स्थापित किया जाएगा। इसे भारत और ज़ांज़ीबार के बीच एक अनूठी और गेम चेंजिंग शैक्षिक साझेदारी के रूप में योजनाबद्ध किया जा रहा है। शुरुआत में यहाँ फैकल्टी की नियुक्ति IIT मद्रास भारत से की जाएगी।
जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 12 जुलाई 2022 को पहली बार तस्वीरों का पहला सेट साझा किया था। तब से लेकर एक वर्ष में टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की अभूतपूर्व दृश्य पेश किए हैं। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने वेब की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए एक शानदार नई तस्वीर प्रस्तुत की है। ये तस्वीर हमसे 390 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर रो ओफिउची क्लाउड कॉम्प्लेक्स में स्टार फॉर्मिंग रीजन की है। चूंकि ब्रह्मांडीय रूप से ये काफी करीब है, वेब बीच वाले स्थान में आगे मौजूद किसी भी तारों के बिना क्षेत्र का क्लोजअप लेने में सक्षम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर रिसर्च आर्म ने कम कैलोरी वाले स्वीटनर एस्पार्टेम को संभावित कैंसरकारी के रूप में वर्गीकृत किया है। फ्रांस के लियोन में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर द्वारा किया गया ये निर्णय लोगों और रोडेंट्स पर किए गए अध्ययन में लीवर कैंसर के सीमित साक्ष्यों पर आधारित था। हालांकि खाद्य योजकों पर संयुक्त WHO विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि हजारों खाद्य और पेय उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले स्वीटनर की खपत की दैनिक सीमा नहीं बदलेगी। जिनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में WHO के पोषण और खाद्य सुरक्षा विभाग के निदेशक ने कहा कि प्रायोगिक और मानव डेटा से इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। गौरतलब है कि एस्पार्टेम चीनी से 200 गुना मीठा और दुनिया भर में 6000 से भी ज्यादा उत्पादों में इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें डाइट ड्रिंक, च्युइंगम, टूथपेस्ट और चबाने वाले विटामिन शामिल हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। 19 जुलाई 1938 को प्रसिद्ध भारतीय थियोरेटिकल एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर का जन्म कोल्हापुर में एक उच्च शिक्षित परिवार में हुआ था। उन्होंने ही स्टेडी स्टेट कॉस्मोलॉजी को प्रस्तावित किया। उन्होंने अपने शिक्षक और गुरु फ्रेड हॉयले के साथ मिलकर कॉन्फॉर्मल ग्रेविटी थियरी सिद्धांत को विकसित किया, जिसे हॉयले नार्लिकर सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। वे ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हासिल करने वाले पहले शख्स हैं। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति बने। एडविन एल्ड्रिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद चांद पर उतरे जब उनका ल्यूनर मॉड्यूल कमांड मॉड्यूल से अलग हो गया। वे चंद्रमा की सतह पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर उतरे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने ट्रैंक्विलिटी बेस की स्थापना की, जबकि माइकल कॉलिंस ने ऊपर परिक्रमा की। आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा और घोषणा की कि मानव का ये छोटा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रियाई वनस्पति शास्त्री, आनुवंशिकीविद और भिक्षु, जो आनुवंशिकता के अध्ययन में अग्रणी थे, ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था। उन्होंने अपना वयस्क जीवन ब्रून में ऑगस्टिनियन मठ में बिताया, जहां उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए और आनुवंशिकी के विज्ञान की गढ़ती नींव रखने वाले पहले व्यक्ति बने। इस विज्ञान को मेंडलिज्म कहा जाने लगा और ये विज्ञान आधुनिक जेनेटिक्स का आधार बना। तो आज के अंक में बस इतना ही। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।